त्रिवेंद्र जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार मिश्र जी। आप कैसे हैं? ठीक हैं? सब अच्छे हैं, सब बढ़िया। और आप सब लोग ठीक हैं? हाँ जी, हम सब लोग ठीक हैं आपके आशीर्वाद से। जी। एक तो चलिए, स्वस्थ सभी हम स्वस्थ लोगों की रहें। तरफ से शुभकामनाएं हैं कि आपने अपने राज्य को जी बहुत अच्छी तरह इस महामारी से जी बचाया है अभी तक। जी और जी इसके साथ ही कुछ मन में सवाल है जी। कि आप इस महामारी के चलते अपने राज्य की जनता को किस तरह से बचा रहे हैं, क्या क्या आपने स्टेप्स लिए हैं जिससे कि ये महामारी और व्यापक स्तर पर ना फैले, खास तौर से गाँव में। वाशिन जी, मंत्र तो अनेक हैं, लेकिन महामंत्र एक ही है। वो है शारीरिक दूरी का। हम कितनी दूरी बनाकर चल सकते हैं, तो वो सबसे बड़ा मंत्र है। मैंने कहा कि वो महामंत्र है। बाकी जब ये बीमारी शुरू हुई, ये महामारी जब शुरू हुई, तो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी सीमाओं पर स्क्रीनिंग किया आगंतुकों का। और जो भी संदिग्ध लगे उनको हमने क्वारंटाइन करना शुरू किया। शुरुआत में हमारे यहाँ दो तीन केस, ये जो विदेश से हमारे लोग आए थे, स्पेन से कुछ 3 आईएफएस ऑफिसर, हमारे ट्रेनी ऑफिसर आए थे, उनमें संक्रमण पाया गया था। और उसके बाद तमाम जमात से जुड़े हुए लोग इसमें सामने आए, और हमने 1545 जमात से जुड़े हुए लोगों को ढूंढा, और एक एक को हमने क्वारंटाइन किया। ये हमारी बड़ी सफलता थी कि हम सबको हम क्वारंटाइन करने में, और जो जो संदिग्ध थे उनको आइसोलेशन में, और बाद में जो पुष्टि हुई जब उनकी टेस्टिंग के बाद, तो उनको हॉस्पिटलाइज किया। हमारी पुलिस की टीम, हमारी आशाएं, हमारे आंगनबाड़ी, हमारे स्वास्थ्य विभाग के तमाम, जो छोटे से लेकर डॉक्टर्स तक, जो हमारे कर्मचारी हैं, हमारे सेक्रेटरी सचिव तक, सबने बहुत ही गंभीरता से इस बीमारी को लिया। और उसका परिणाम ये रहा कि हम लोग इसको, पहला काम तो है कि हम उनको चिन्हित कर पाने में सफल हुए। जब कुछ लोगों ने सहयोग नहीं किया, तो फिर हमने सख्त कानून बनाया। हमने 307 जैसी धाराएं उन पर धमकाया उनको कि भाई हम 307 जैसी धाराएं लगाएंगे, अगर आप लोग अपने आप सामने नहीं आते हैं, अगर आपके कारण किसी की मौत होती है, तो 302 लगाएंगे। और उसके बाद जो जमात से जुड़े लोग थे वो सामने आने शुरू हो गए। बाद में जब कुछ लोग बाहर से आने शुरू हुए अभी कुछ दिनों से, तो उनमें भी कई लोग ये कोरोना संक्रमित पाए गए। हमने उनको, बॉर्डर पर हमारी बहुत अच्छी स्क्रीनिंग थी, इसलिए हमने उनको बॉर्डर में ही उनको छटनी करके उनको अलग कर दिया। और उसके कारण अभी तक हम ये कह सकते हैं कि इस महामारी को रोक पाने में हम काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। देश के 3 जो टॉप स्टेट हैं, उनमें आज हमें, चाहे डबलिंग रेट से संबंधित होगा, मोर्टेलिटी होगी, या फिर रिकवरी रेट होगा, हमारा रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है। डबलिंग का भी हमारा लगभग 45 दिन का है, और रिकवरी रेट भी हमारा लगभग 65% है। आपके अभी बारे में तक एक कोरोना चर्चा से है, कोई कोई मौत नहीं हुई। जी त्रिवेंद्र जी आपके बारे में चर्चा है खास तौर से राजनीति में, जी कि आप चेहरे जी पर तो मुस्कान लिए रहते हैं लेकिन दिल से बहुत कठोरता से आप काम लेते हैं, और जब कानून का शासन स्थापित करने की बात आती है तो उसमें आप दलीय भावना से ऊपर उठ के काम करते हैं। तो इस महामारी में भी आपने देखिए वही मिस फार्मूला लगाया है। देखिए, अगर हम इस महामारी में, अगर हमने लक्ष्य से हम भटके, हमारे सामने टारगेट, हमारी लड़ाई केवल और केवल
कोविड से है। हमारी किसी दल से, किसी व्यक्ति से कोई लड़ाई हमारी नहीं है। जो इसमें असहयोग करते हैं जानबूझकर, उनसे हमारी लड़ाई है। और इसलिए हम अपने सरकार ने अपने शासन को इस बात की सख्त हिदायत दी कि कोई भेद नहीं होना चाहिए। मेरे को आपको मैं बताऊं, जब हमारे वर्कर्स ने मोदी किचन शुरू किए, और क्योंकि भाजपा के जो ज़्यादातर कार्यकर्ता हैं वो सामाजिक पृष्ठभूमि के ज़्यादा होते हैं, तो जो विपक्ष के लोगों ने कहा कि साहब ये कैसे हो रहा, तो मैंने कहा भैया आप भी चलाइए, आपको किसने मना किया है, आप भी अपने लीडर के नाम पे चले, हमको कोई आपत्ति नहीं है। और हमने सकारात्मक लिया उस चीज़ को। उन्होंने एक आध जगह पे शुरू भी किया, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाए, लेकिन हमने उसको सकारात्मक लिया। और इसलिए हमारा ये मानना है कि इस लड़ाई में हमको दलीय भावनाओं से ऊपर उठ करके और गैर राजनीतिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ना होगा, तो तभी अच्छे परिणाम आ सकते हैं और तभी हम इस महामारी से अपने राज्यवासियों को बचा सकते हैं। एक और आपका बयान आया था इसी बीच में, जब कई राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों की समस्या को लेके, अपने अपने राज्यों के जो आर्थिक शेयर है उसको लेके केंद्र सरकार से अनुरोध कर रहे थे, तो आपने भी उत्तराखंड के हितों को लेके बहुत खुले शब्दों में अपनी कुछ डिमांड रखी थी, अपने कुछ सुझाव रखे थे। तो उसको लेके भी कहा गया कि जहां उत्तराखंड के हित की बात है वहां त्रिवेंद्र जी पार्टी लाइन से ऊपर हट के सोचते हैं और बात करते हैं। उनको इस बात की चिंता नहीं है कि केंद्र में उन्हीं की सरकार है। तो क्या आपके उस अपील का, उस निवेदन का कुछ असर हुआ? उत्तराखंड का जो ड्यू शेयर था वो मिल गया उत्तराखंड को कि अभी नहीं मिला है? देखिए, मुझे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, और इसीलिए दी है कि मैं उत्तराखंड की ठीक तरीके से चिंता करूं। कोई यहाँ से जुड़े हुए कोई विषय हैं तो ठीक से उनके सामने उसको मैं प्रेजेंट करूं। ये मेरा नैतिक दायित्व भी है, और एक मुख्यमंत्री होने के नाते मेरा संवैधानिक भी दायित्व है कि मैं कोई अगर हमको अपने राज्य में आवश्यकता लगती है तो उसके बारे में हम बताएं। और कहावत है कि अगर बच्चा रोएगा नहीं तो माँ भी दूध पिलाने में ना तो नहीं कह सकता, लेकिन विलंब हो सकता है। और इसलिए हम अपनी बात कहते हैं। हमारा नेतृत्व भी हमसे कहता है कि भाई अपनी बात कोई कहनी है आप तो बेहिचक कहिए। आप फोरम कौन सा होना चाहिए अलग चीज़ है, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमको बहुत ही विश्वसनीय, बहुत ही अनुभवी और बहुत दृढ़ विचारधारा के दृढ़ निश्चयी नेतृत्व हमको मिला है, जिनकी सोच बड़ी साफ है और जिनके सामने देश और देशवासी हैं, जिनका अपना कुछ भी नहीं है, अपना कोई भी तनिक भी हम कहें कि कोई उनका निजी कोई स्वार्थ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा एक संन्यस्त भाव से काम करने वाला नेतृत्व, जो जिनकी चिंता सबकी होती है, 130 करोड़ भारतवासियों की होती है, ऐसा एक साफ सुथरा नेतृत्व हमको मिला है। तो उनसे हम अपनी बात कहते हैं, और मैं तो उनको राष्ट्रीय अभिभावक की संज्ञा दी है मैंने, कि मोदी जी जब कोई बात कहते हैं तो छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक उनकी बात को बड़ी गंभीरता से सुनते हैं और उसको अंगीकार भी करते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य कि हम उनके सामने अपनी बात कह पाते हैं। और बहुत मैंने कभी भी वैसे बहुत कम बोलता हूँ इस मसलों को लेकर के, लेकिन इशारों में अगर बोलते हैं तो वो उस बात को बहुत गहराई से लेते हैं। त्रिवेंद्र जी, हम लोग मिले थे देहरादून में ही, एक कॉन्क्लेव हम लोगों ने किया था, उसमें आपको भी हमने आमंत्रित किया था और आपका एक इंटरव्यू किया था चुनाव के पहले, जो विधानसभा चुनाव था। उस समय मुख्य मुद्दा आया था कि देहरादून, खासतौर से उत्तराखंड देवभूमि है, वहाँ इतने पर्याप्त मात्रा में नेचुरल रिसोर्स है, बावजूद इसके उत्तराखंड के बारे में कहावत है कि उत्तराखंड की जवानी और पानी उत्तराखंड के विकास में नहीं काम आ पाता है। और जब देखिए तब वहाँ से लोग रोज़गार की तलाश में देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं,
और एक तरह से मनी ऑर्डर इकोनॉमी पर पूरा उत्तराखंड चलता है। आपने उस समय भी प्रॉमिस किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड के नौजवानों के लिए, उत्तराखंड के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए पर्याप्त मात्रा में एम्प्लॉयमेंट और अवसर उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का ठीक ढंग से मार्केटिंग हो सके, उसको एक्सपोर्ट किया जा सके और उत्तराखंड के जो नौजवान हैं, जो वहाँ की जो जवानी है, वो उत्तराखंड के विकास में अपनी भूमिका अदा कर सके। अब आप सरकार में हैं, आपके हाथ में भगवान ने मौका दिया है और आपकी पार्टी ने आप पर भरोसा किया है। आपने किस तरह की योजना बनाई है कि आप अपने इन दो जो आपकी शक्ति है, नौजवानी और पानी, दोनों को आप अपने राज्य के विकास में लगा सकें? मिश्र जी, ऐसा है कि उत्तराखंड के दो भाग हैं, एक पर्वतीय भाग है, एक नीचे का तराई और मैदान का भाग है। अगर हम देखें तो जो तराई और मैदान है, यहाँ पर पलायन ना जैसा है, बहुत कम है। और वहीं अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों में जाएं तो वहाँ पर पलायन, अगर अधिसंख्य पलायन है तो ये पर्वतीय क्षेत्र में है। उसका कारण है कि जो लैंड होल्डिंग है वो बहुत कम है, 1 एकड़ ज़मीन है, उसमें भी सिंचाई के साधन ये बहुत कम है, क्योंकि नदियाँ बिल्कुल नीचे हैं और बहुत गहराई में नदियाँ हैं और खेत बहुत ऊंचाई पर हैं। वहाँ तक पानी पहुँचा पाना बहुत कठिन काम है और इसलिए खेती का या बागवानी का, ये कहें कि वो प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर करती है या प्रकृति पर निर्भर करती है। तो 3 कारण हमने इसके ढूंढे। एक की रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य। हमने इन तीनों पर काम किया। एक हमने आयोग बनाया, ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग, कि जो पलायन का अध्ययन करेगा और रोजगार गांव में हम कैसे दे सकते इस पर काम करेगा। हमने एक ग्रामीण रोजगार की दृष्टि से ग्रोथ सेंटर का कॉन्सेप्ट हमने राज्य में लागू किया और अभी तक 88 ग्रोथ सेंटर हम बना चुके हैं। और ग्रोथ सेंटर को मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बताऊंगा कि हमारे पास जो रिसोर्स है, जो संसाधन है, एक हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है। हमारे जंगलों में तमाम तरह के फल हैं, फूल हैं, वनस्पतियां हैं, जिनसे जूस भी बनते हैं, अचार भी बनते हैं, जिनसे और तमाम तरह के औषधियां भी बनती हैं। एक हमारी खेती है जो परंपरागत खेती है। और तीसरा है कि हम जो आज जो नई प्रकार जो आ रही है मार्केट में, जिसकी डिमांड बढ़ रही है, जैसे एरोमेटिक प्लांट्स का है, बहुत डिमांड है, वर्ल्ड वाइड डिमांड है। अरोमा का इस्तेमाल हम सुबह जब उठते हैं, मंजन करते हैं, वहाँ से लेकर तमाम औषधियों से लेकर के और तमाम जगह, ये कहें कि सोते समय तक अरोमा का किसी न किसी रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। तेल में करते होंगे, साबुन में करते होंगे, खाने में भी अरोमा का इस्तेमाल होता है, क्लीनिंग में अरोमा का इस्तेमाल होता है। तो इन सब चीज़ों को हमने इस ग्रोथ सेंटर से जोड़ा है। फिर लोकल डिमांड क्या है, और हमारे पास जो एक्सेस प्रोडक्शन है, अतिरिक्त उत्पादन है, तो उसको इस ग्रोथ सेंटर पर लाकर हम उसको सेल कर सकते हैं। और जो ग्राहक है उसको एक सिंगल पॉइंट पर ये जो हिमालयी उत्पाद हैं वो मिल जाएंगे, और जो उत्पादक हैं, किसान हैं, उसको एक सिंगल पॉइंट पर कि कहाँ मुझको उसकी मार्केटिंग करनी है, वो वहाँ पर उसकी मार्केटिंग कर सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको मैं बताऊं कि 13 जिलों में कहीं पर भी जिला अस्पतालों तक में आईसीयू नहीं थे। 1084 डॉक्टर हमारे पास थे मात्र, और आईसीयू कहीं पर नहीं थे, वेंटिलेटर नहीं थे। आज हमारे 11 जिलों में वेंटिलेटर लग चुके हैं, आईसीयू बन चुके हैं, और 1-2 दिन में जो 2 जिले रह गए उनमें 1-2 दिन में वो भी हमारे बन जाएंगे। हमने
आज हमारे पास लगभग 2300 से 2400 के करीब डॉक्टर, आज 2400 के आसपास डॉक्टर, हो सकता है 2400 से कुछ अधिक होंगे, ऐसे डॉक्टर आज हमारे पास हैं। और अन्य डॉक्टर्स की भी हम भर्ती कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में राज्य में परमानेंट फैकल्टी नहीं थी, आज हमने परमानेंट फैकल्टी वहाँ पर शुरुआत की है। दून मेडिकल कॉलेज में लगभग हमारी 80% परमानेंट हो गई है। श्रीनगर में हमारी काफ़ी परमानेंट हो गई है। ऐसे हल्द्वानी में परमानेंट फैकल्टी हो गई है। फैकल्टी परमानेंट नहीं थी, तो हमने हेल्थ में इन तमाम डॉक्टर्स की भर्ती करके, और आज हमारा लगभग सभी अस्पतालों में आज हमारे पास डॉक्टर हैं। जो हमारे CSC हैं, हमारे PHC हैं, आप कहीं पर 3 की ज़रूरत होगी तो वहाँ 2 होंगे, ये हो सकता है। लेकिन आज हमारे हर अस्पताल में डॉक्टर है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी वो सुविधा आज हम गाँव में दे पा रहे हैं। तीसरा इशू है शिक्षा का। शिक्षा में जो हमने आमूलचूल परिवर्तन किया है, तो NCERT की पुस्तकें हमने सारे विद्यालयों में राज्य में लागू की हैं। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां पर हमारे 500 विद्यालयों में हम ऑनलाइन क्लासेस आज ले रहे हैं, 500 विद्यालयों में। और 700 विद्यालयों में हमारा और अभी प्रक्रिया चल रही है। भारत सरकार में उस प्रोजेक्ट को लेकर हम गए हैं, लेकिन आज हमारे 500 विद्यालय ऑनलाइन हो चुके हैं। ये हमने शिक्षा में जो आमूलचूल परिवर्तन किया उसका परिणाम है। हमने स्वास्थ्य में हमारी 139 एम्बुलेंस थी, आपातकालीन सेवा थी, हमने आज हमारे पास लगभग दुगनी से भी ज़्यादा है। और ये पूरा जो बेड़ा है जो बहुत पुराना चल रहा था, आज 100% नई गाड़ियां आज हमारे पास हैं। हम 100% जो बेड्स हैं उनकी बदलने की हमारी प्रक्रिया चल रही है। हमारे पास आज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 2 हम लाए हैं, एक देहरादून में, एक हल्द्वानी में। आज 3 मेडिकल कॉलेज हमारे सैंक्शन हो गए हैं, उसके लिए पैसा भी हमारे पास आ गया है। रुद्रपुर, उधम सिंह नगर जिले में, हरिद्वार में और पिथौरागढ़ में। ये बड़े काम जो हेल्थ में हमने किए हैं, जिसके कारण हमारे लोगों को भटकना पड़ता था। आज हमारे कोई पेशेंट, सीरियस पेशेंट होते हैं तो उनको हम जो हमारा राजकीय हेलीकॉप्टर है उनसे उठा कर लाते हैं। आज भी हम एक पेशेंट को पौड़ी से उठा कर लाए, परसों भी हम एक पेशेंट को हम चमोली से उठा कर लाए। ऐसे हम लोगों को जो कई बार संसाधन के अभाव में या टाइमली उसको जब हम रेस्क्यू नहीं कर पाते हैं तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। आज हम तमाम तरह की सुविधाएं अपने ऐसे लोगों को दूरस्थ क्षेत्रों में दे रहे हैं। तो जो आपने कहा कि जो पलायन है, जवानी की बात की, पानी की बात की, वो उस पर हमने मजबूती से काम किया है। पानी की बात में सीधा सीधा करना चाहूँगा कि उत्तराखंड राज्य ने तमाम जगहों पर हमारी झीलें बन रही हैं। हम जो वर्षा जल है उसको इकट्ठा करके और ग्रेविटी वाटर दे रहे हैं। देहरादून सिटी को हमारी ग्रेविटी वाटर पर लाने का लगभग बहुत कुछ लोगों को रिहेबिलिटेट करना है। अगर जैसे ही हो जाएंगे तो हम देहरादून सिटी भी हमारा 3-4 साल में पूरी तरह ग्रेविटी वाटर पर आ जाएगा, जिससे करोड़ों रुपए साल का तो केवल बिजली का ही बचेगा। और इसके कारण जो पर्यावरणीय प्रभाव होंगे, जो आर्थिक और सामाजिक परिणाम होंगे, हेल्थ पर जो उसके पॉजिटिव परिणाम होंगे, वो आने वाले समय में लंबे समय तक, एक तो पानी स्टेट को मिलता रहेगा, राजधानी को मिलता रहेगा, और दूसरा उसके सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य पर जो सकारात्मक परिणाम होंगे वो दीर्घ काल तक मिलते रहेंगे। त्रिवेंद्र जी, ऐसे हम जी एक हम लोग यहाँ से देखते हैं दिल्ली से बैठ के कि कुछ चीज़ें तो आपने अद्भुत किया है, जो काम की जब उत्तराखंड अलग राज्य नहीं बना था तब से लेकर और उत्तराखंड के अलग राज्य बनने तक सामान्य तौर पर ही देखा गया था कि कुमायूं और गढ़वाल रीजन में ही क्षेत्रीय असंतुलन रहता था या एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था आपके मुख्यमंत्री बनने के पहले तक। उसके चाहे जो भी कारण रहे हों, लेकिन आम तौर पर इस बात को लेकर तनाव रहता था कि जब कोई कुमायूं का नेता बड़ा आ जाता था कुर्सी पर तो गढ़वाल की उपेक्षा करता था, जो गढ़वाल के आ जाते थे वो कुमायूं की उपेक्षा करते थे। आपने आके वो जो एक क्षेत्रीय असंतुलन था उसको दूर किया, ये निश्चित रूप से बड़ा ही सराहनीय काम है।
जो आपने किया, जो काम की जब संयुक्त उत्तर प्रदेश था तब से लेके वो अलग राज्य बनने तक नहीं हो पाया था। मेरा सवाल ये है कि उत्तराखंड जड़ी बूटी के मामले में या हर्बल के मामले में अगर हम दुनिया के देशों से तुलना करें तो हम कह सकते हैं कि टॉप के जो 2-3 देश होंगे उसमें एक रीजन उत्तराखंड है। और उत्तराखंड के इस प्राकृतिक संपदा का दोहन करके तमाम प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां या साधु संत करोड़ों अरबों के अपना व्यापारिक साम्राज्य खड़ा कर लिए। लेकिन उत्तराखंड सरकार क्या कोई ऐसी योजना बना रही है या सोच रही है कि जब पूरी दुनिया बैक टू बेसिक पर जा रही है इस महामारी के चलते, जब पूरी दुनिया में एक बार हर्बल और जो हमारे नेचुरल मेडिसिन्स हैं उसकी तरफ झुकाव बढ़ रहा है, तो हम अपने इस उत्तराखंड की जो धरोहर है, जो संपदा है, उसके लिए हम अपने पब्लिक सेक्टर में क्यों न कोई इस तरह की इंडस्ट्री स्थापित करें या इस तरह की दवा बनाने की कंपनी लगाएं, जिससे कि उसका जो व्यापारिक लाभ है वो भी उत्तराखंड को मिले, उत्तराखंड की जनता को मिले, किसी प्राइवेट व्यक्ति के जेब में न जाए। देखिए वशेंद्र जी, हमारा ये मानना है कि सरकार को व्यापार नहीं करना चाहिए। सरकार को एक रेगुलेटर की भूमिका में होना चाहिए और जो भी अनुभव अभी तक आए हैं, हमने देखा कि बहुत कम प्रोजेक्ट ऐसे कि जो फायदे में चले हैं। उसमें तमाम तरह के नुकसान होते हैं, तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं, लेकिन हाँ, उसको संरक्षण देने का काम, उनको सुविधाएं देने का काम, उनके लिए एक वातावरण बनाने का काम, ये सरकार को करना चाहिए। मैं समझता हूं कि उत्तराखंड में हमारे तमाम संस्थाएं हैं जो प्राचीन समय से इस काम को करती आ रही हैं। 100 साल से अधिक का इतिहास ये गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का है, वो यहाँ पर इस काम को करते हैं। गीता भवन है, वो भी कुछ मात्रा में इस काम को करते हैं। ऐसे हमारे अनेक धार्मिक संस्थाएं हैं जो इस काम को कर रही हैं। आज पतंजलि योगपीठ ने इस पर बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। मानकीकरण की दृष्टि से उन्होंने जो लैब अपनी बनाई है, मैं समझता हूं कि आयुर्वेद के क्षेत्र में ये पहली लैब है ऐसी हमारे देश में कि जो इस स्तर की बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन भी किया था। तो आज उस दिशा में अच्छा काम हो रहा है। जो आयुर्वेद में हमने एक जो कमी महसूस करते थे, हमारे तमाम वैज्ञानिक लोग और जो आयुर्वेद में विश्वास रखते हैं कि उसका मानकीकरण, उसकी गुणवत्ता, उसको कैसे हम वैज्ञानिक तरीके से आज के युग के पास रख सके, आज के युवाओं को हम उसके बारे में समझा सकें। आज जो काम यहाँ पर शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि उसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। हिमालय में प्रचुर मात्रा में औषधीय पादप हैं, तमाम जैव विविधता उत्तराखंड में है, तो उसका लाभ इनको मिलेगा। आखिर में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो इस महामारी के संकट में जो अनुभव देखने को मिला है, पब्लिक सेक्टर की कंपनियां ही संकट मोचक बन के आई हैं मानवता को बचाने के लिए, सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर इस महामारी से लड़ने में। ये भी सच्चाई है। फिलहाल आपने समय दिया, इसके लिए हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि आपके नेतृत्व में उत्तराखंड की जो विकास की गंगा शुरू हुई है वो अपने मुकाम तक पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।